नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एक लेक्चर सीरीज हम आपके साथ चला रहे थे जहां पे यूपीपीसीएस के पुराने वर्षों के मेंस पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे और इसी क्रम में आज वर्ष 2020 के GS4 का डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, कुछ क्वेश्चन जो GS4 से थे वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, उसके आगे के सवाल पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। शुरू करने से पहले एक सूचना आपको देना चाहूँगा दोस्तों, हमारे कुछ पेड कोर्सेज चलते हैं, कुछ पेड ग्रुप चलते हैं जहाँ पे क्वालिटी कंटेंट हम देते हैं। अगर इस संदर्भ में आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो दिए गए दो में से किसी भी नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है अनासक्त योग के बारे में, जो कि गीता में कहा गया है। पूछा गया है ये किस प्रकार का योग है, ये क्या है और सिविल सेवकों के लिए ये क्या संदेश देता है। इसकी आपको व्याख्या करनी है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसका आप शुरुआत करेंगे सबसे पहले ये बताते हुए कि अनासक्त योग आखिर होता क्या है, इसका क्या मतलब होता है, क्या तात्पर्य होता है। फिर आप डिटेल में बताएंगे किस प्रकार से ये सिविल सर्वेंट को उनकी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में, उनके कर्तव्यों के निर्वहन में उनकी मदद कर सकता है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें अनासक्त योग के बारे में तो ये अनासक्त जो है वो आसक्त शब्द से अपनी उत्पत्ति डिराइव करता है और आसक्त मतलब होता है अटैचमेंट। तो यानी कि अनासक्त मतलब हुआ नॉन अटैचमेंट। ये जो योगा है इसको भगवत गीता में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। भगवान कृष्ण के अनुसार अगर आप अनासक्त योग परफॉर्म करते हैं तो यानी कि आप सेल्फलेस सर्विस करते हैं। आप बिना आउटकम्स की चिंता करे हुए, बिना उसमें अपना कोई निहित स्वार्थ ढूंढते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। यानी कि दोस्तों ये अल्ट्रुइज्म के सिद्धांत को फॉलो करता है। इसमें बताया गया है कि भाई आपको अपना कार्य इस तरीके से करना चाहिए कि वो सेल्फलेस हो। भले ही किसी कार्य को करने में आपके पास उसके रिटर्न में कुछ ना आ रहा हो, लेकिन अगर उससे किसी व्यक्ति की भलाई हो रही है, अगर आपके कर्तव्य का आप पालन कर रहे हैं तो उसका आउटकम भी सार्थक होगा। फिर अगर हम लोग मॉडर्न एरा की बात करें दोस्तों, तो इसी प्रकार का सिद्धांत महात्मा गांधी द्वारा भी प्रोपोगेट किया गया था। गांधी जी कहते थे कि जो भी आप कार्य करें उसके संदर्भ में आपका कोई अटैचमेंट नहीं होना चाहिए किसी भी भौतिक चीज़ से, किसी भी मटेरियल प्लेजर से। उसके अलावा आपको अपने रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचना है। आप अपने काम करिए, आप कर्तव्यों का निर्वहन करिए, आउटकम अपने आप बढ़िया ही रहेगा। आप उसके बारे में सोचिए मत। अपने आप को हर एक मटेरियल, हर एक भौतिक चीज़ से अनासक्त कर लीजिए, उसको उसके संदर्भ में अपने आप को अनअटैच कर लीजिए। अगर हमारी एंशियंट हिस्ट्री में देखेंगे तो पाएंगे कई सारे ऐसे लीडर्स हुए हैं जिन्होंने इस ही योग को प्रोपोगेट किया। उन्होंने इस योग का प्रचार किया और उन्होंने समाज को दिखाया किस प्रकार से आप इस सिद्धांत को फॉलो करते हुए लोगों का कल्याण कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में लिखना है। फिर अगर हम ये बात करें कि किस प्रकार से ये योग सिविल सेवकों को उनके कर्तव्यों का निर्वहन में मदद करता है, तो दोस्तों अगर कोई भी लोक सेवक ऐसा है जो अनासक्त योग को फॉलो करता है, उसकी धारणा पे चलता है, तो वह अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा पाएगा, अपने कर्तव्यों का पालन बेहतर तरीके से कर पाएगा। भले ही उसका इंक्लिनेशन किसी भी तरफ हो, यानी किसी एक विचारधारा में या किसी एक पार्टी में अगर उसकी आइडियोलॉजी मैच करती हो या उसको उसकी तरफ झुकाव हो, तो भी इस योग का पालन करते हुए अपनी ड्यूटी वो बिना किसी पक्षपात के निभा पाएगा। वो रिजल्ट्स की परवाह करे बिना अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहेगा, डिवोटेड रहेगा। अगर हम कोई भी लीडरशिप की बात करते हैं दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपको आउटकम पे फोकस नहीं करना चाहिए। अगर आप लीडर के तौर पे आगे आना चाहते हैं तो आपको सिर्फ कर्तव्यों पे फोकस करना चाहिए। आपको अपनी टीम को मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि वो कर्तव्यों में पूरी तरीके से समर्पित रहें, अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन करें। आउटकम अपने आप उन कर्तव्यों की वजह से आएगा, लेकिन आपको उसके बारे में सोचना नहीं है। आपको सिर्फ इधर ध्यान लगाना है कि आपका जो मार्ग है, जो आपका पूरा प्रोसेस है, पूरी जर्नी है, उसके प्रति आपको डेडिकेटेड रहना चाहिए। अगर किसी सिविल सर्वेंट या फिर लोक सेवक ने अनासक्त योग की धारणा अपनाई
तो वो सफलता और विफलता को संभाव के साथ एक्सेप्ट कर पाएगा, दोनों को बराबर तौर पे देख पाएगा, बराबर तौर पे उसकी एक्सेप्टेंस होगी दोनों के लिए। साथ ही दोस्तों, जिस प्रकार से अगर नॉन अटैचमेंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, यानी हमारा किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं है, अगर हम इस तरफ बढ़ते हैं तो अपने आप वो हमको एक मानसिक शांति का अनुभव करवाता है, एक मेंटल पीस, मेंटल इक्विलिब्रियम हमको ऑब्टेन होता है। साथ ही ये योग हमको मदद करता है अपनी पर्सनल और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने में। आपका व्यक्तिगत जीवन और आपका व्यावसायिक जीवन दोनों को आपको अगर अच्छे से मैनेज करना है तो ये योग उसमें आपकी मदद कर सकता है। और एक सिविल सर्वेंट होने के नाते एक व्यक्ति के साथ बहुत सारी समस्याएं खुद भी चल रही होती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके साथ ये होती है कि वो पूरा अपना ध्यान लोक कल्याण की तरफ लगाए, अपने कर्तव्यों की तरफ लगाए, या फिर अपने फैमिली को भी ध्यान दे। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप अनासक्त योग को फॉलो करते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने परिवार के प्रति जो उसके दायित्व हैं और जो समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारियां हैं, दोनों को बैलेंस करके चल पाएगा। अब देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से हमने इसका उत्तर बनाया है। जैसे मैंने आपको बताया था, अनासक्ति जो है वो आसक्ति से डिराइव होता है, उसकी उत्पत्ति जो है आसक्ति से होती है। आसक्ति का तात्पर्य है लगाव या फिर अटैचमेंट। तो अगर अनासक्ति की बात करें तो जाहिर सी तौर पे इसका जो तात्पर्य होगा वो होगा गैर लगाव या फिर नॉन अटैचमेंट। भगवत गीता में भी इस सिद्धांत को बड़े अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि अगर आप इस प्रकार के सिद्धांत को फॉलो करते हैं तो आप निस्वार्थ सेवा कर पाएंगे, आपके मन को शांति मिलेगी, आपकी अंतरात्मा को शांति मिलेगी। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे इसी के अंतर्गत ये भी आता है कि आप इस प्रकार के कृत्यों को उनके परिणाम की परवाह करे बिना करिए। आप आउटकम पे मत सोचिए, आप बस अपना कार्य करते रहिए। महात्मा गांधी ने भी अनासक्त योग को सपोर्ट किया था। उनके अनुसार भाई आपको किसी भी चीज़ से अपने आप को जोड़ना नहीं चाहिए, और स्पेसिफिकली वो बात कर रहे थे किसी भी भौतिक दुनिया की चीज़ से आपको लगाव नहीं रखना चाहिए। आपको नॉन अटैचमेंट वाली पॉलिसी अपनानी चाहिए, यानी कि आपको अनासक्त योग को फॉलो करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। अगर आप इसका पालन करते हैं तो आप किसी भी गतिविधि के परिणाम से परे हटकर पूरे समर्पण के साथ अपना कर्तव्य कर पाएंगे। उसके अलावा ये भी कहा जाता है कि अगर आप दोस्तों नॉन अटैचमेंट की पॉलिसी को अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को किसी दर्द से आज़ाद करते हैं। जो पेन होता है अटैचमेंट की वजह से, जिसको दोस्तों हम मोह भी कहते हैं, जब वो भंग होता है तब बहुत हमको दुख होता है, बहुत दर्द होता है। तो इसीलिए अगर हम लोग नॉन अटैचमेंट की पॉलिसी को अपनाते हैं तो हम अपने आप को दर्द से मुक्त कर रहे हैं। जो भी इसका साधक होता है उसका भौतिक संसार से सभी मोह भंग हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप वह अनंत जीवन को प्राप्त कर लेता है। अगर कोई सिविल सेवक इसको फॉलो करेगा, इसको अपनी जीवन शैली में उतारेगा, तो वह अपने कर्तव्यों को करने के लिए पूरी तरीके से समर्पित रहेगा, बिना किसी परिणाम की चिंता करे हुए। अगर हम लोग प्राचीन भारत की बात करें तो उस समय भी कई सारे ऐसे लीडर्स हुए हैं, कई उत्कृष्ट नेता हुए हैं जिन्होंने अनासक्ति योग को सपोर्ट किया, उसको पॉपुलराइज किया। और दोस्तों, इस प्रकार के योग से हमको शक्ति का अनुभव होता है, हमको हमारी प्रतिबद्धता का एहसास होता है और अपने कर्तव्यों के प्रति और अपने आसपास के लोगों के प्रति हमारा पूर्ण समर्पण भाव जागता है। इससे फिर हम पूरा फोकस अपने कार्यों पे करते हैं, ना कि उनके परिणामों पे, क्योंकि अगर परिणामों पे आप फोकस करते रहेंगे तो हो सकता है आप कार्य ही ना कर पाएं। अब दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, अगर एक हफ्ते बाद हमारा कोई पेपर है और आज से हम लोग उसके परिणाम के बारे में सोचने लगे कि भाई क्या मेरा ये पेपर पास होगा, अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं कोई नौकरी ढूंढूंगा, ये क्या करूँगा। अगर आप इतना कुछ यहीं पे सोचने लग जाएं तो आपका ये जो सफ़र है ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये 7 दिन काटना आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे, और अगर आपने इन 7 दिन में अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो अल्टीमेट रिजल्ट आपका अच्छा नहीं आएगा। तो आपको करना ये चाहिए कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक बिना कोई आउटकम सोचे, भाई पेपर जैसा भी होगा, आउटकम जैसा भी आएगा तब देखा जाएगा। अभी हमारा कर्तव्य है कि हमको पूरी निष्ठा से हमको पढ़ाई करनी है। तो आप इस पूरे फेज में सिर्फ पढ़ाई करिए, कुछ और सोचिए ही मत। जब आप एग्जाम दे के आएंगे अपने आप आउटकम बढ़िया ही आएगा, क्योंकि आपने मेहनत की है, आपने अपने कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी से किया है, बिना किसी परिणाम के सोचे, बिना अपने मार्ग से विचलित हुए आप अपने कर्तव्यों के प्रति डटे रहे हैं। तो इसीलिए आउटकम अपने आप बढ़िया ही आएगा। पर इनिशियली आपको अपने आप को इस आउटकम से अलग करना पड़ेगा, इसके परिणामों से अलग करना पड़ेगा, और अपने सफ़र पे, अपने कर्तव्यों पे आपको ध्यान देना होगा। अगर कोई लोक सेवक अपनी जीवन शैली में अनासक्ति योग को अपनाता है दोस्तों, तो वह सफलता और विफलता दोनों को पूरे संभाव के साथ देखता है, और इसी की वजह से वह अपने कर्मों का गुलाम नहीं होता और वैचारिक तौर पे स्वतंत्र रह सकता है। साथ ही दोस्तों, अगर हम नॉन अटैचमेंट की पॉलिसी को फॉलो करते हैं तो एक मेंटल इक्विलिब्रियम हमको मिलती है, यानी मानसिक शांति हमको मिलती है, और हमें मानसिक तौर पे डिस्टर्ब करने वाले जो भी फैक्टर्स हैं वो अपने आप हटते चले जाते हैं। कोई एक लीडर या कोई अगर सिविल सर्वेंट अनासक्ति योग को अपनाए हुए है तो
तो वो अपने निर्णयों को बेहतर तरीके से ले पाएगा, स्वतंत्र तरीके से ले पाएगा, बिना किसी के बहकावे में आए, बिना किसी के दबाव में आए, बिना किसी की तरफ अपना इंक्लिनेशन दिखाते हुए। साथ ही ये मदद करता है वर्क लाइफ बैलेंस बनाने में, और सिविल सर्वेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आपको मालूम है, अनेकों दायित्व उसको निभाने पड़ते हैं, अनेकों कर्तव्यों का उसको निर्वहन करना पड़ता है, जिसमें से 2 इम्पॉर्टेंट कर्तव्य होते हैं। एक तो अपनी फैमिली लाइफ को संभालना, और एक होती है प्रोफेशनल लाइफ को संभालना। अब अगर इन दोनों को बैलेंस नहीं करते हैं तो एक ना एक सफ़र करती है। तो यहाँ पे अगर अनासक्ति योग को अपने जीवन में हम उतार लेते हैं तो इसको हम बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे, जिससे कि हमारे जो स्ट्रेस लेवल हैं, जो चिंताएं हैं, जो परेशानियां हैं, वो भी कुछ हद तक कम हो सकती हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे कांट की डॉक्ट्रिन के बारे में पूछा गया है जो डॉक्ट्रिन है ड्यूटी फॉर द ड्यूटी सेक, वो आखिर क्या है, यानी कि कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत आखिर क्या है, सिविल सेवा में इस सिद्धांत की क्या भूमिका है, आपको इसकी विवेचना करनी है। तो जो डॉक्ट्रिन है दोस्तों, उसके बारे में मेंशन करते हुए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हुए, उसमें क्या क्या समाहित है वो सब बताते हुए आप अपना उत्तर शुरू कर सकते हैं। फिर आप एग्जाम्पल्स की मदद से इस डॉक्ट्रिन को समझाने की कोशिश करें। एग्जाम्पल्स यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद आप ये लिखें कि इसका क्या रोल रहता है सिविल सर्विसेज में, जो हमारे प्रश्न का दूसरा भाग है। तो दोस्तों ये जो डॉक्ट्रिन है ड्यूटी फॉर द ड्यूटी सेक, इसमें कांत कहते हैं कि जो आप कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं उसको निर्लिप्त तरीके से करना चाहिए, यानी बिना किसी अल्टीरियर मोटिव्स के आपको अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। अगर किसी भी कर्तव्य में आपके कोई निहित स्वार्थ छुपे हुए हैं तो कांत के अनुसार फिर आप कर्तव्य के लिए नैतिक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों ये डॉक्ट्रिन, ये सिद्धांत ये बताता है कि भाई कोई भी जो कार्य आप करते हैं उसके साथ जुड़े हुए नैतिक मूल्य या फिर मॉरल वैल्यूज इस बात को संदर्भित करती हैं कि उस कार्य को करने के पीछे आपका मोटिव क्या है, आपका उसके पीछे आपकी मंशा क्या है। अगर आप अच्छी मंशा से कोई कार्य कर रहे हैं तो आपके जो कर्तव्य हुए हैं, जो आपने कृत्य किए हैं, उसकी निंदा नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि आप उसके पीछे आपके इंटेंशन अच्छे थे, आपके मोटिव अच्छे थे। हालांकि यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि आपको एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस का ध्यान नहीं देना चाहिए, उनके बारे में सोचना नहीं चाहिए कि इसके भाई परिणाम क्या होंगे। आपको पूरे मोटिव पे फोकस करना चाहिए, उसके पीछे कोई आपका अल्टीरियर उद्देश्य छुपे हुए नहीं होने चाहिए, कोई निहित स्वार्थ नहीं होने चाहिए, ये कर्तव्य आपके निर्लिप्त होने चाहिए। अगर आपने ऐसे काम किया है और फिर भी आपको अपना वांछित परिणाम नहीं मिला या फिर अपेक्षित परिणाम नहीं मिला, तो दोस्तों ऐसे कर्तव्यों की निंदा नहीं की जानी चाहिए, उनको कंडेम नहीं करना चाहिए। अब आप यहाँ पे एक डॉक्टर या फिर एक सर्जन के बारे में एग्जाम्पल लेके समझा सकते हैं। भाई अगर सर्जन को किसी की जान बचाने के लिए कोई डेंजरस सर्जरी करनी पड़े जिसमें खतरे का स्कोप ज़्यादा हो, तो भी उसको वह करना चाहिए। अब अंतिम परिणाम क्या होता है, क्या वो उस व्यक्ति को बचा पाता है या नहीं, ये उसके हाथ में नहीं है, लेकिन अपनी ड्यूटी के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी निष्ठा से कार्य करना उसके हाथ में है और उसको यही करना चाहिए। अब अगर बाद में मान लेते हैं डिजायर्ड रिजल्ट उसको नहीं मिले, क्योंकि ये डेंजरस सर्जरी थी, इसमें कुछ ऊपर नीचे हो गया जिसकी वजह से वो नहीं बचा पाया मरीज को, तो उसको आपको निंदा नहीं करनी चाहिए, उसको कंडेम नहीं करना चाहिए। भाई उसने पूरी अपनी मेहनत की है, उसका पूरा प्रयास किए हैं कि वो इस व्यक्ति को बचा पाए, इसके पीछे उसके इंटेंशंस अच्छे थे, उसके मोटिव अच्छे थे। हालांकि विधाता को कुछ और मंजूर था, इस वजह से उसका आउटकम वैसा नहीं आ पाया, लेकिन इसके लिए आपको इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। ये अगर आप दोस्तों एग्जाम्पल देंगे तो ज़्यादा प्रासंगिक भी है, क्योंकि आजकल डॉक्टर्स के खिलाफ हिंसा बढ़ती चली जा रही है। अगर डॉक्टर किसी को बचा नहीं पाते तो उन पे अलग अलग प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं, उनके साथ हिंसक व्यवहार किया जाता है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। और कांत की ये डॉक्ट्रिन है ड्यूटी ऑफ द ड्यूटी सेक भी यही कहती है, वह भी इस बात का समर्थन करती है। अगर कार्य सही से किया हो, बिना किसी निहित स्वार्थ के, बिना आउटकम के बारे में सोचे, तो अगर आपको आपके अपेक्षित परिणाम नहीं भी मिले तो भी आपकी निंदा नहीं होनी चाहिए। अब कांत के अनुसार अगर कोई भी कार्य करते हुए कहीं से भी आपका सेल्फिश इंटरेस्ट आ गया, कहीं भी आपके निहित स्वार्थ इसमें बीच में आ गए, तो समझ लीजिए आपकी नैतिकता चली गई। तो दोस्तों ये जो प्रिंसिपल है, ये जो सिद्धांत है, ये इस बात को सुनिश्चित करता है कि एक पब्लिक सर्वेंट, एक सिविल सर्वेंट, एक लोक सेवक अपने कर्तव्यों का बेहतर तरीके से निर्वहन कर पाए, और वो भी बिना किसी अनैतिक कृत्य में उलझे हुए, बिना किसी निहित स्वार्थ को आगे रखते हुए। दोस्तों वैसे भी अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपने ड्यूटी के प्रति समर्पित है, वो जनता के कल्याण के प्रति स्वयं को प्रतिबद्ध मानता है, तो वह किसी भी प्रकार की अनैतिक क्रिया में वैसे भी शामिल नहीं होगा।
और ये जो उसके एक्ट्स हैं, ये जो उसके पूरा बिहेवियर है, जो व्यवहार है, ये अपने आप कांत की इस डॉक्ट्रिन को फुलफिल करेंगे कि भाई आपके खुद के कोई स्वार्थ नहीं है, आप जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप नैतिक सिद्धांतों की पालना कर रहे हैं। अब दोस्तों देखते हैं इसका उत्तर हमने किस प्रकार से बनाया है। जैसे मैंने बताया, सबसे पहले डॉक्ट्रिन के बारे में बात की है। कांत के अनुसार नैतिक मूल्य किसी के कर्तव्य का निर्लिप्त निर्वहन करना है, चाहे कर्तव्य कुछ भी हो। उस कर्तव्य में आपके कोई भी निहित स्वार्थ नहीं छुपे होने चाहिए। ये कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत है। इसमें जो आप कार्य करेंगे, हो सकता है कुछ ना कुछ आंतरिक मूल्य हो, यानी हो सकता है आपके मन में हो कि भाई जनता का कल्याण हो सकता है, किसी व्यक्ति को खाना मिल सकता है, किसी गरीब के बच्चा जो है वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार के हो सकता है कुछ आंतरिक मूल्य हो, या फिर आपके मन में ये हो कि इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ये चुनौती एक आपके अंदर नए विश्वास का निर्माण करेगी। ये आंतरिक मूल्य हैं, लेकिन कोई भी गुप्त उद्देश्य या फिर निहित स्वार्थ इसमें होने नहीं चाहिए। कांत ये कहते हैं कि भाई जो भी आप कार्य करते हैं, जो एक्टिविटी आप करते हैं, उसके पीछे जुड़ी हुई जो नैतिक मूल्य हैं वो इसी बात में है कि क्या मोटिवेशन है आपका, उसके पीछे क्या इंटेंशन है, क्या मंशा है। ये आपके एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस पे डिपेंड नहीं करते, फाइनल आउटकम पे भी डिपेंड नहीं करते। अगर आपके मन में उसके प्रति अच्छा इंटेंशन है तो जो भी कार्य आप करेंगे वो अपने आप मॉरली साउंड हो जाएगा, यानी नैतिक रूप से प्रबल हो जाएगा। फिर भले ही उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो या फिर उसके रिजल्ट जो आप चाहते हैं वो ना हो, लेकिन ऐसा कंडक्ट कंडेम नहीं होना चाहिए, उसकी दोस्तों निंदा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों हमने सर्जन का उदाहरण लिया है। अगर सर्जन के इंटेंशंस अच्छे हैं तो प्रोसीजर अगर फेल भी हो जाता है किसी अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस के कारण, तो भी उसको जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। भाई उसने अपना पूरा प्रयास किया, उसने अपने कर्तव्य का पूरे समर्पण के साथ निर्वहन किया। अगर आउटकम वैसे नहीं आ पाए जैसे लोगों को चाहिए थे, तो इसमें इस व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। फिर उसके बाद कांत कहते हैं कि अगर आप कोई एक्टिविटी करते हैं और कहीं ना कहीं उसमें आपका सेल्फ इंटरेस्ट है या फिर कोई स्वार्थ संबंधी गतिविधि से वो आपकी प्रेरित होती है, तो समझ लीजिए उसमें मॉरल वैल्यू का कोई स्कोप बचा नहीं, कोई इसमें नैतिक मूल्य है नहीं अब, क्योंकि वो पूरी तरीके से उसी अनुसार चलेगी जैसे आप चाहेंगे, क्योंकि आपको अपने स्वार्थ यहाँ पे सिद्ध करने होंगे। तो जो कांत का ये एथिक्स है, जो उनके सिद्धांत है, वो ये बताते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति अपनी जो ड्यूटी है, जो उसका कर्तव्य है, उसको बेहतर तरीके से निभा सकता है, वो भी नैतिकता के साथ। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई दोस्तों सरकारी कर्मचारी है, वो सार्वजनिक सेवा के लिए अभिवाजित समर्पण दिखाता है, तो उसके सार्वजनिक कैरियर में उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। उसके अलावा उसका लोग समर्थन करेंगे, उसे वाहवाही मिलेगी, उसका प्रशंसा होगी उसकी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने कर्तव्य को पूरे समर्पण के साथ निभाएं। तो वही यहाँ पे लिखा है कि एक व्यक्ति को, एक पब्लिक सर्वेंट को सिर्फ अपनी ड्यूटी के लिए कार्य करना चाहिए, उसका झुकाव किसी और तरफ नहीं होना चाहिए, और साथ में उसको ये भी नहीं सोचना चाहिए कि इसके परिणाम क्या होंगे। भाई एक जो सिविल सर्वेंट है या कोई भी एक सार्वजनिक कार्यकर्ता है, उसको ये सोच के कोई भी कृत्य या काम नहीं करने चाहिए कि इसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। भाई आप अपनी पूरी नैतिकता के साथ कार्य करिए, साथ ही आप अपने पूरे समर्पण के साथ अपना कार्य करिए। अगर उसका रिजल्ट नेगेटिव भी आया तो भी कोई चिंता नहीं है, जब तक उसमें जो भी आपने अपने प्रयास लगाए हैं वो सब के सब पॉजिटिव हैं, फेयर हैं और नैतिक या एथिकल हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप ये कांत की डॉक्ट्रिन बता सकते हैं और फिर बाद में बता सकते हैं किस प्रकार से ये पब्लिक सर्विसेज के साथ जुड़ी हुई है। फिर हम चलते हैं अपने अगले केस पे। ये दोस्तों एक केस स्टडी है। यहाँ पे एक दोस्तों लंबा चौड़ा केस बताया गया है, हम लोग इसको आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बताया गया एक व्यक्ति है जिसका नाम देवानंद है, और जो अंडर सेक्रेटरी है पेंशन विभाग का। एक दिन उनके मित्र गुरुदत्त से मुलाकात होती है। तो हमारी स्टोरी में दूसरा जो कैरेक्टर है वो गुरुदत्त है। तो देवानंद की मुलाकात होती है गुरुदत्त से, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीओ हैं, और वो एक घटना का यहाँ पे जिक्र करते हैं। दोस्तों यहाँ पे गुरुदत्त जो है वो देवानंद को बताते हैं कि पिछले 2 वर्ष से कोई सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हैं जिनका नाम है अशोक कुमार। वह अपनी मासिक पेंशन का 30% श्रीमती बिंदु चोपड़ा के खाते में भेजते हैं चेक के माध्यम से। तो मतलब कोई एक वरिष्ठ नागरिक हैं जिनका नाम अशोक कुमार है, इनकी मान लीजिए कुछ पेंशन आती है, उस पेंशन का 30% जो भाग है वो श्रीमती बिंदु चोपड़ा के खाते में जाता है। तो जो तीसरा कैरेक्टर हो गया वो हो गया बिंदु चोपड़ा। अब दोस्तों ये गुरुदत्त जो है वो देवानंद से आगे कहते हैं कि भाई मैंने पाया है श्रीमती चोपड़ा पेंशन कार्यालय में आपके अधीन कार्य कर रहे अनुभाग अधिकारी श्री प्रेम चोपड़ा की पत्नी है। यानी जो चौथा कैरेक्टर है वो है प्रेम चोपड़ा। अब वो
कहते हैं कि मेरे को ऐसा लग रहा है या मुझे संशय लग रहा है कि ये हो सकता हो कि यह पूरा घूस संबंधी घोटाला हो, जिसमें एक वरिष्ठ नागरिक को प्रेम चोपड़ा से पेंशन संबंधी फाइल का निपटारा करने के लिए घूस देने के लिए बाध्य किया जा रहा हो और अपनी पत्नी के खाते में घूस जमा करने को विवश किया जा रहा हो। यानी इनको संशय ये हो रहा है कि जो अशोक कुमार है उनकी पेंशन की फाइल अटकी पड़ी है, तो वो प्रेम चोपड़ा के पास जाते हैं, क्योंकि प्रेम चोपड़ा पेंशन विभाग में काम करते हैं, और वो कहते हैं कि भाई मेरी फाइल जल्दी से पास कर दो। तो प्रेम चोपड़ा कहते हैं भाई जो भी आपकी पेंशन आएगी, मान लीजिए 100 रुपये आएगी, तो इसमें से 30% यानी कि 30 रुपये जो है वो मेरे वाइफ के खाते में जमा कर दो। तो ये इस बात को सुनते हैं और बिंदु के खाते में ये 30 रुपये या 30% पैसा जमा कर देते हैं। ऐसा अभी संशय है गुरुदत्त को। तो दोस्तों फिर ये होता है कि जो देवानंद है वो अशोक कुमार के घर पहुंचते हैं और ये पाते हैं कि वे तो अल्जाइमर रोग से ग्रस्त हैं और इनफैक्ट सुसंगत उत्तर देने में भी असक्षम है। इस हालत में है कि वो अच्छे से जवाब भी नहीं दे सकते किसी भी सवाल का। तो ऐसा क्या होता है, फिर देवानंद जो है वो डायरेक्टली जाते हैं प्रेम चोपड़ा के पास और वो उनसे ही सीधे पूछताछ करते हैं। तो इसके बाद दोस्तों ये जो देवानंद है ये जाएंगे प्रेम चोपड़ा के पास और उनसे पूछताछ करेंगे। पूछताछ के दौरान प्रेम चोपड़ा बताते हैं जो भाई अशोक कुमार हैं वो मेरे पिता के मित्र हुआ करते थे, उनकी ना तो कोई संतान है और ना ही कोई रिश्तेदार है। जो मेरी पत्नी बिंदु है वह लंबे समय से उनकी देखभाल पुत्री की तरह कर रही है, इसीलिए श्री अशोक कुमार शुभेच्छा से हमें धन प्रदान कर रहे हैं जिससे कि हम अपने पुत्र को कोटा में IIT की महंगी कोचिंग करा सकें। और फिर वो कहते हैं भाई वैसे भी ये जो मामला है ये व्यक्तिगत मामला है, इससे आपका वैसे भी कोई लेना देना है नहीं। तो यानी कि जब ये प्रेम चोपड़ा के पास जाते हैं तो वो 3 बातें रखते हैं। पहले बोलते हैं कि जो ये व्यक्ति थे अशोक कुमार, जो वृद्ध व्यक्ति थे, ये मेरे पिता के दोस्त हुआ करते थे, तो ये मेरे फादर्स फ्रेंड थे। दूसरा कहते हैं कि उनका कोई भी बच्चा नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था, तो जो मेरी वाइफ है बिंदु ये उनका पुत्री की तरह ख्याल रखती है। और इसी से खुश होते हुए जो अशोक कुमार है उन्होंने अपने खुद इच्छा से पेंशन का कुछ हिस्सा बिंदु के खाते में जमा करना शुरू कर दिया है, जिससे कि हम अपने बच्चे को कोटा के IIT में एडमिशन करवा सकें, महंगी कोचिंग करवा सकें। और तीसरी बात वो कहते हैं कि भाई वैसे भी ये हमारा जो है पारिवारिक मामला है, ये व्यक्तिगत मामला है और इसमें आपको कुछ लेना देना है नहीं। तो दोस्तों इतने सब के बाद प्रश्न आता है कि आप क्या सोचते हैं कि क्या देवानंद ने भयंकर गलती कर दी है या वे अपने नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो दोस्तों ऐसी हालत में 2 ऑप्शंस पॉसिबल हो सकते हैं। पहली तो कि जो भी संशय हुआ है गुरुदत्त को कि भाई घूस दी गई है वो सच हो, एक्चुअली में ये ब्राइब का ही मामला हो। और दूसरा है कि जो प्रेम चोपड़ा कह रहे हैं वो सच हो और ये ब्राइब का मामला ना हो। दोनों ही केसेस में से कौन सा केस एक्चुअली है ये देखने के लिए हमको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, आपको तहकीकात करनी पड़ेगी। तहकीकात में पहली चीज़ आप देखिए क्या एक्चुअली में जो वो कह रहे थे कि अशोक कुमार जो मेरे फादर के मित्र हैं क्या एक्चुअली में है, क्या अशोक कुमार के साथ कोई फैमिली रिलेशन है भी इनका, या फिर सिर्फ ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ दोस्तों आप सोचेंगे कि भाई अशोक कुमार को तो अल्जाइमर है, तो अगर आप उनसे कुछ पूछने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में तो उनको याद भी नहीं रहेगा, वो रिकॉल ही नहीं कर पाएंगे कि किसी ने उनसे घूस मांगी भी है या नहीं मांगी, या फिर उन्होंने किसी को कुछ पैसे दिए हैं या नहीं दिए हैं। तो ऐसी हालत में संभव ये हो सकता है कि उनके बिना नॉलेज के उनके खाते से पैसे काटे जा रहे हों, 30% रुपए जो है बिंदु चोपड़ा के खाते में जा रहे हों। क्योंकि उनको दोस्तों अल्जाइमर डिजीज है, इस वजह से वो पकड़ नहीं पा रहे हों कि मेरे खाते में कुछ पैसा कट रहा है या जितना पैसा आना चाहिए उतना आ नहीं रहा है। तो ये सब जांचने के लिए दोस्तों एक कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी की ज़रूरत है। तो ये तो आपने समझा किस प्रकार से आपको प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि देवानंद क्या सही कर रहे हैं या उन्होंने गलत कर दिया। तो भाई इसमें हम लोग कहेंगे कि देवानंद ने सही किया है, उन्होंने गलत किया नहीं, क्योंकि उन्होंने तो अपने कर्तव्यों का पालन किया है, उन्होंने तो अपनी ड्यूटी फुलफिल की। भाई उन्होंने जो किया है वो अपनी ड्यूटी के अंतर्गत किया है। अब लेकिन अगर वो ये सब जानने के बाद इन्वेस्टिगेशन ना करें और प्रेम चोपड़ा की बात को ऐसे ही मान लें तो ये उनकी गलती होगी। यहाँ पे उनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। अगर प्रेम चोपड़ा दोषी पाते हैं तो उनको प्रेम चोपड़ा को सज़ा दिलवानी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है, जो प्रेम चोपड़ा बोल रहे हैं वो सही पाया जाता है, तो फिर वो इसी तरीके से सब चीज़ें चलने दे सकते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट इंस्टेंस में देखें कि उन्होंने शुरुआत में जो चीज़ करी है, जो कर्तव्यों का पालन करा है, क्या वो गलत है, तो हम उसको गलत नहीं ठहराएंगे, क्योंकि ड्यूटी को फुलफिल करना किसी भी तरीके से गलत नहीं है। तो अब देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से आपको उत्तर करना है। अगर आप ये सब चीज़ें अपने आंसर में लिखेंगे तो सबसे पहले आपको लिखना है इसके एनालिसिस के बारे में, क्या देवानंद सही है या गलत है।
फिर आपको दोनों ही साइड कंसिडर करनी है कि भाई मिस्टर चोपड़ा जो हैं वो गुनहगार हो भी सकते हैं और वो इनोसेंट भी हो सकते हैं, यानी कि एक्चुअली उन्होंने घूस ली ही ना हो, वो निर्दोष हो सकते हैं। दोनों ही चीज़ों को एनालाइज करते हुए आप ये समझिए क्या इस पे पूरे मिस्टर अशोक कुमार को इन्वॉल्व किया भी गया है या नहीं, या फिर उनके नॉलेज के बिना ये सब काम हो रहे हैं। फिर बाद में आप ये कह सकते हैं कि आप इन्वेस्टिगेटिव कमिटी एक सेटअप कर सकते हैं। इस प्रकार के आप कुछ उपाय यहाँ पे सुझा सकते हैं। तो दोस्तों हम शुरुआत में ये कहेंगे कि भाई देवानंद जो है उन्होंने गलती नहीं की, उन्होंने तो सिर्फ अपनी ड्यूटी को फॉलो किया है। लेकिन अब सच्चाई क्या है इसका पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। इसमें दोनों ही सिचुएशन हो सकती हैं। हो सकता है अशोक कुमार घूस दे रहे हो चोपड़ा साहब को जो उनकी वाइफ के अकाउंट में जा रही हो, और ये भी हो सकता है कि जो चोपड़ा साहब बोल रहे हो वो ठीक हो। इसके लिए जो देवानंद हैं उनको पूरी इंक्वायरी, पूरी इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। बहुत उनको तकलीफ होगी नहीं ये पहचानने में कि क्या अशोक कुमार किसी भी प्रकार से फैमिली से संबंधित है प्रेम चोपड़ा की, या फिर वो कह रहे हैं जो मेरे पिता के मित्र थे क्या वो एक्चुअल में सच है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप यहीं पर समझ जाएंगे कि प्रेम चोपड़ा झूठ बोल रहे हैं। उसके अलावा ये भी संभव है कि जो अशोक कुमार हैं क्योंकि वो अल्जाइमर डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो उनके ही परमिशन के बिना उनकी पेंशन से कुछ पैसे काटे जा रहे हों। और अगर आप उनसे पूछेंगे भी अब कि क्या आपने कभी किसी को घूस दी थी तो वो बता भी नहीं पाएंगे। फिर आप ये देख सकते हैं क्या सच में कोई जो फैमिली मेम्बर यहाँ बता रहे हैं बिंदु चोपड़ा, क्या वो अशोक कुमार की मदद करने आती हैं, क्या उनका वो रखरखाव करती हैं। अगर वो नहीं करती हैं तो भी यहाँ से आप निष्कर्ष तक पहुँच सकते हैं कि भाई प्रेम चोपड़ा जी झूठ बोल रहे हैं। और एक ये भी संभावना हो सकती है कि अशोक कुमार के साथ फ्रॉड किया जा रहा हो बिना उनकी परमिशन, बिना उनकी नॉलेज के। तो इस सब के लिए दोस्तों एक कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी की ज़रूरत है। अब अगर देवानंद के पार्ट पे बताएं तो देवानंद ने किसी प्रकार का कोई गलत काम किया नहीं है, वो तो सिर्फ अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन अगर अब प्रेम चोपड़ा की बात सुन के वो संतुष्ट हो जाते हैं और आगे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं तो ये उनके पार्ट पे गलत हो जाएगा। उनका बिहेवियर तब हम लोग एथिकल कहेंगे या तब उनके कृत्यों को हम नैतिक कहेंगे जब वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें और कुछ सॉलिड डेटा के आधार पर फाइनल निर्णय लें। अगर प्रेम चोपड़ा गुनहगार हैं तो उनको सज़ा दिलवाएं, उनके ऊपर कार्रवाई करवाएं, और अगर वो निर्दोष हैं और जो वो बोल रहे हैं अगर वो सच है तो फिर आप इसको ऐसे ही चलने दे सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे हमसे एंगर के बारे में पूछा गया है। कह रहा है क्रोध एक हानिकारक नकारात्मक संवेग है, यह व्यक्तिगत जीवन एवं कार्य जीवन दोनों के लिए हानिकारक है। अब आप इसको कैसे नियंत्रित करेंगे इसके बारे में आपको उपाय सुझाने हैं, इसकी आपको व्याख्या करनी है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे है व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप अपने उत्तर की शुरुआत ये बताते हुए कर सकते हैं कि क्रोध के क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं आपके जीवन के अलग अलग स्फेयर्स पे या जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पे। फिर एक बार आप इम्पैक्ट लिख दीजिए, फिर आगे बताइए कैसे एक व्यक्ति इसे कंट्रोल कर सकता है, इसे प्रबंधित कर सकता है, इसे नियंत्रित कर सकता है, और क्या क्या तरीके, क्या क्या उपाय इसको कंट्रोल करने के लिए लिए जाने चाहिए। अब दोस्तों अगर एंगर के बारे में आप बताएं या फिर क्रोध के बारे में बताएं तो आप ऐसे कह के शुरू कर सकते हैं कि ये दर्शाता है कि किसी व्यक्ति को किसी पर्सन यानी व्यक्ति या फिर ऑब्जेक्ट के प्रति कोई शत्रुता वाला भाव है और उसी कारण वो उसके ऊपर क्रोध कर रहा है, जिसने इंटेंशनली या फिर इनइंटेंशनली आपको या आपके साथ कुछ गलत किया हो। लेकिन दोस्तों ये जो एंगर या फिर ये जो भाव है क्रोध का, ये एक अनप्लेजेंट इमोशन है। ये आपके मन में तनाव पैदा कर देता है, ये आपके आसपास का वातावरण खराब कर देता है। उसके अलावा ये आपके व्यक्तिगत जीवन पे भी प्रभाव डालता है और ये आपके ऑफिस पे या फिर आपके कार्य जीवन पे भी प्रभाव डालता है। उसके अलावा दोस्तों ये आपके लॉजिकल थिंकिंग को ख़राब करता है, क्योंकि जब हम क्रोध में होते हैं हम कुछ भी बोलते हैं जो हमारे मन में आता है। हम लोग लॉजिकली सोचते ही नहीं क्या वो सही भी बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, बस हम बोलते चले जाते हैं क्योंकि क्रोध हमसे ऐसा करवाता है। अगर आप क्रोध में कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हैं या कोई ऐसा निर्णय ले लेते हैं जो एक मास को अफेक्ट कर रहा हो या काफ़ी अधिक लोगों को अफेक्ट कर रहा हो, तो बहुत संभावना हो जाती है कि आपका डिसीजन गलत हो, क्योंकि क्रोध में लिए गए डिसीजंस जो होते हैं, जो निर्णय होते हैं, वो गलत होते हैं। और फिर अगर इस बात की इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस इन्वेस्टिगेशन में आपके द्वारा लिया गया यह निर्णय ज़रा भी टिक नहीं पाएगा और बाद में आप भी इस बात पर रिग्रेट करेंगे कि भाई हमने गुस्से में वो निर्णय क्यों लिया था। इससे विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी आती हैं, जैसे कि दोस्तों आपकी रिलेशनशिप में समस्याएं आ सकती हैं, आपके पारिवारिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं, उसके अलावा आपके वर्क प्लेस जो है आपका, उसमें समस्याएं आ सकती हैं, आपके टीम वर्क कमज़ोर पड़ सकते हैं, आपके टीम मेंबर्स आपकी मौजूदगी में अनुकूल महसूस नहीं करेंगे।
तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप कह सकते हैं कि पूरी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, यानी जो जीवन की गुणवत्ता है, वो पूरी ही इससे प्रभावित होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, एक भूमिका बना दी। अब हम देखते हैं कि हमको करना क्या चाहिए इसको मैनेज करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमको अपने विचारों को कॉम्प्रिहेंड करने की ज़रूरत है। हमको समझना चाहिए कि कब हमें किस बात पे गुस्सा आता है, कौन सी बात हमें ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करती है। ये भी बहुत आसान है अगर आप आत्मचिंतन करेंगे कभी कि किस जगह पे आपने गुस्सा किया है, किस परिस्थिति में गुस्सा किया है, कब आपने क्रोध के आवेश में आके किसी को कुछ उल्टा सीधा बोला है। तो अगर आप इस चीज़ का आत्मचिंतन करेंगे तो आप कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे कि कौन सी ऐसी परिस्थिति होती है जो आपको ज़्यादा क्रोध की तरफ धकेलती है। फिर दोस्तों एक बार आपको ये परिस्थिति पता पड़ गई तो आप अपने क्रोध पे नियंत्रण कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। हम लोग कहेंगे कि आप एंगर को मैनेज कर सकते हैं, एंगर मैनेजमेंट हो सकता है। और इसके लिए क्या, सबसे पहले आप छोटे छोटे साइंस को पकड़िए। भाई किसी को गुस्सा आता है तो उसको पसीना आने लगता है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, उसका चेहरा लाल हो जाता है। तो ऐसे जो छोटे छोटे साइंस हैं, जो आपको शुरुआती लक्षण दिखते हैं कि भाई अब इस बात पे मैं क्रोधित हो सकता हूँ, उन साइंस को पहचानिए। साथ में आप कॉजेज को समझिए कि क्यों आपको ज़्यादा गुस्सा आता है, किस परिस्थिति में आता है। फिर एक बार आपको ये दोनों चीज़ समझ में आ गई, फिर आप अपने गुस्से को शांत करने का कोई प्रयास करें, अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाएं कि कैसे गुस्से को काम डाउन कर सकते हैं। और इससे पहले कि समस्या विकट हो जाए, समस्या बड़ी हो जाए, भयावह हो जाए, उसको आप मैनेज करने की कोशिश कीजिए। लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं। कई लोग मन में गिनती गिनते हैं जिससे कि उनका गुस्सा शांत हो जाता है। कई लोग और अलग अलग प्रकार के तरीके अपनाते हैं। तो वो स्ट्रैटेजीज डेवलप करके वो तरीके आप तुरंत शुरू करिए जिससे कि आप अपना गुस्सा बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएं। उसके अलावा दोस्तों कोई और बेहतर तरीके ढूंढिए जिससे कि आप अपने मन के इमोशंस एक्सप्रेस कर पाएं। यानी एक्सप्रेस करने के लिए बेहतर तरीके अगर आपको मिल जाएंगे तो वो गुस्सा आपके अंदर बढ़ता नहीं रहेगा। दोस्तों चीज़ें अंदर ही अंदर बॉटल अप होती रहती हैं और एक बार या एक समय आता है जब ये फूट के बाहर निकलती हैं। तो उस समय कुछ ना कुछ गलत आप बोल जाते हैं, कुछ गलत निर्णय आप ले जाते हैं जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़ता है। तो अगर आपके पास कोई बेहतर तरीके होंगे अपने मन की भावनाओं को एक्सप्रेस करने के, तो शायद आप गुस्से की तरफ कम जाएंगे, शायद आप कम क्रोधित होंगे। फिर दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि क्या क्या तरीके होने चाहिए, तो इसको हम लोग दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो हो सकता है आप अपने मन को कैसे शांत करें, माइंड को कैसे काम करें। तो इसके लिए दोस्तों एक तो आप योग कर सकते हैं या फिर मेडिटेशन कर सकते हैं। आप किसी और प्रकार की नेचुरल हीलिंग का सहारा ले सकते हैं। आप दोस्तों कुछ किताब पढ़ सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपका ध्यान भटके। और एक बार आपका ध्यान थोड़ा इधर उधर हुआ, थोड़ा भटका, फिर आप अपने विचारों को समझने के लिए वक्त लीजिए, शांतिपूर्वक उन पर विचार कीजिए। ये तो होगा आपके माइंड को रिलैक्स करने का तरीका। अब अगर आपकी बॉडी को रिलैक्स करने का आपको तरीका ढूंढना हो तो इसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे आपका मन ध्यान डाइवर्ट होगा। उसके अलावा दोस्तों आप जॉगिंग पे जा सकते हैं। उसके अलावा आप जिम जा सकते हैं। इससे होगा कि तो आपके अंदर की फ्रस्ट्रेशन इतने समय से बढ़ती जा रही होगी, उसको कम करने में ये भूमिका निभाएगा। अब दोस्तों देखते हैं इसका उत्तर हमने किस प्रकार बनाया है। सबसे पहले हमने बताया है कि क्रोध से होता क्या क्या है। इससे क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति शत्रुता वाला भाव आपके मन में आ जाता है जिन्होंने जानबूझकर या अनजाने में आपके साथ कोई अन्याय किया हो। अब ऐसी हालत में व्यक्ति अनप्लेजेंट इमोशंस या फिर अप्रिय भावनाओं का अनुभव करता है। जैसे उसको क्रोध आता है, उसको तनाव होता है, आक्रोश, घृणा, आत्मविश्वास में हानि या फिर निराशा। और एक बार आपने इसमें कोई निर्णय ले लिए तो बाद में पछतावा। इसके अलावा आपकी तार्किक सोच को ये रोक देता है। आमतौर पर क्रोध के प्रभाव में लिए गए जो निर्णय होते हैं वो सही नहीं होते और अगर बाद में उन पे जांच होती है तो वो उसके सामने टिक नहीं पाते। लगभग हमेशा ही ऐसा होता है कि क्रोध में बोले गए शब्द और क्रोध में लिए गए निर्णय दोनों ही आपको पछतावे का कारण बनते हैं। यह आपके कार्य पर या आपके व्यक्तिगत संबंधों पर या आपके समग्र जीवन की गुणवत्ता पर प्रभाव डालता है। इसीलिए आवश्यक है कि जब इससे पहले समस्या बहुत बड़ी बन जाए हमको क्रोध को नियंत्रित करना आना चाहिए। अब आप कैसे कर सकते हैं दोस्तों? सबसे पहले तो हमको क्रोध को व्यक्त करने के बेहतर तरीके ढूंढने की आवश्यकता है। आपको अलग अलग चीज़ों का अभ्यास करना चाहिए। आपको स्वयं को जानना होगा कि इससे कैसे बचा जा सकता है। कौन सा पॉइंट होता है जिसके बाद मैं एकदम से क्रोधित हो जाता हूँ, उस पॉइंट तक अपने आप को जाने से कैसे रोकूँ। अगर आपको क्रोध का प्रबंधन करना है, इस पर नियंत्रण करना है, तो इसके कारणों को जानना बहुत ज़रूरी है। प्रारंभिक जो चेतावनी होती है, जो लक्षण होते हैं, जो संकेत होते हैं, उनको समझना ज़रूरी है। साथ ही अपने आप को उस परिस्थिति में किस प्रकार से शांत किया जाए, कैसे एक बड़ी समस्या बनने से पहले उसको रोक लिया जाए, इसके लिए आपको रणनीति का विकास करना आवश्यक है। अगर आप अपनी प्रॉब्लम किसी और से शेयर करें तो शायद वो भी हेल्प कर सकता है इस प्रकार की स्ट्रैटेजी को बनाने में।
दोस्तों एक क्रोध को नियंत्रित करने का तरीका है कि आप वहां से ध्यान ही हटा ले अपना। अब ध्यान कैसे हटाएंगे? एक तो लंबी लंबी और गहरी सांसें ले सकते हैं, मन में आप 10 तक गिन सकते हैं, कुछ अच्छा सुखदायक संगीत सुन सकते हैं, किसी अच्छे दोस्त से जो आपकी बात समझ पाए उससे अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। तो ये तरीके हैं जिससे कि आपका ध्यान वहां से भटकेगा और फिर आप एंगर या फिर क्रोध के बारे में इतना नहीं सोचेंगे। फिर दोस्तों इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं हम। एक तो मन को शांत करने वाले तरीके, तो इसके लिए आपको अपने थॉट प्रोसेस को एक शांतिपूर्वक तरीके से समझने की ज़रूरत है। आप योग कर सकते हैं, आप ध्यान लगा सकते हैं, आप अन्य प्राकृतिक उपचार में उतर सकते हैं। उसके अलावा क्रोध बढ़ने से रोकने के लिए आप कुछ देर आंखें बंद करके मन में शांति से गिनती गिन सकते हैं। और अगर दोस्तों ऐसा आप नहीं कर पाए तो ये तो तय है कि आपने जो जिसके ऊपर गुस्सा किया उससे कहीं ना कहीं अनप्लेजेंट इमोशंस जनरेट होंगे और अगला व्यक्ति जो है वो भी आपसे मिलने से कतराएगा, वो आपसे दूर हटेगा। फिर अपनी शारीरिक गतिविधियों को कैसे कंट्रोल करें? ऐसे में व्यायाम करिए, जॉगिंग करिए, आपके मन में जो अक्यूमुलेट हो चुकी है फ्रस्ट्रेशन उसको निकालने का कोई तरीका ढूंढिए। जैसे कि हमने वहाँ लिखा था, आप अपने किसी दोस्त से बात कर सकते हैं जो आपकी बात को समझ पाए, जो आपको और परेशान ना करके चुपचाप आपकी बात सुन के कोई निर्णय, कोई समाधान दे पाए। इनफैक्ट अगर हम अपने अंदर के विचारों को कंट्रोल कर पाएंगे, कंसील्ड इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे, तो हम किसी भी सिचुएशन में ओवर रिएक्ट करने से बच पाएंगे, गलत निर्णय लेने से बच पाएंगे, किसी को गलत सलत बोलने से बच पाएंगे और हमारे जो रिलेशनशिप हैं, हमारा जो वर्क एनवायरनमेंट है वो भी ठीक बना रहेगा। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है और उसके बारे में ये पूछा गया है। स्टेटमेंट कहता है कि भाई ऐसा कहा जाता है कि सरकारी अफसर घूस इसलिए लेते हैं क्योंकि लोग उनको घूस देते हैं। यदि लोग घूस देना ही बंद कर दें तो घूस की समस्या समाप्त हो जाएगी। इतना बढ़िया स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है। फिर कह रहे हैं इस कथन के बारे में आपके क्या विचार हैं? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी आपको दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही लिखना है इस स्टेटमेंट के संदर्भ में। आप शुरू कर सकते हैं इस स्टेटमेंट को एनालाइज करते हुए, क्या ये बात जो कह रहा है वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। फिर अगर सही कह रहा है तो आप बता सकते हैं किस संदर्भ में सही कह रहा है, और अगर गलत कह रहा है तो उसके पीछे के आप कारण बता सकते हैं। फिर आप इसके साथ जुड़े हुए कुछ कारण भी लिख सकते हैं, कुछ इंसेंटिव्स लिख सकते हैं कि भाई जो सिविल सर्वेंट, जो लोक सेवक घूस लेते हैं जबकि उनको पता है कि वो इलीगल है, तो ऐसे क्या रीजंस हो सकते हैं, ऐसे क्या उनको इंसेंटिव्स मिलते हैं जो इसके लिए वो प्रेरित होते हैं। इस बारे में लिख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अगर स्टेटमेंट की बात करेंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं भाई ये वन साइडेड पिक्चर हमें दिखाता है। स्टेटमेंट कहता है कि भाई अगर व्यक्ति किसी कर्मचारी को घूस नहीं देगा तो घूस की समस्या ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है भाई, मान लिया आपकी बात, लेकिन ये सिर्फ एक तरफा ही पिक्चर हमको दिखाता है, ये सिर्फ एक तरफा सच हमको दर्शाता है। मान लिया हमने कि ये सत्य हो सकता है कि अगर ब्राइब का सिस्टम बंद हो जाए तो शायद करप्शन भी रुक जाएगा, लेकिन जो दूसरा पहलू है इस सिक्के का वो ये है कि भाई जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो कर्मचारी हैं, वो भी काम लेट पे लेट करते चले जाते हैं, फाइल आपकी अटका के रखेंगे और जब तक आप उनको पैसे नहीं दोगे, जब तक आप उनको घूस नहीं दोगे, तब तक वो आपकी फाइल ही पास नहीं करेंगे। तो इसमें जो ये व्यक्ति है ये घूस देना नहीं चाह रहा है लेकिन इसको मजबूर किया जा रहा है। भाई अगर आपको काम करवाना है तो वो कैसे भी करवाना ही है। अब अगले बंदे को आपको घूस देनी पड़ेगी तो आप क्या कर सकते हैं? हो सकता है इस आदमी के घर में आर्थिक समस्या चल रही हो, इसके पास इतने पैसे ना हो जो ये घूस दे रहा है, लेकिन फिर भी इसका काम अटका हुआ है, ये सरकारी एम्प्लॉय जो है काम कर नहीं रहा, तो भाई इसको मजबूरन घूस देनी ही पड़ेगी। तो अगर ये घूस नहीं भी देना चाह रहा तो भी ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि इसको घूस देनी पड़ती है। तो ये जो स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर ये व्यक्ति घूस देना बंद कर देगा तो करप्शन समाप्त हो जाएगा, तो इस परिदृश्य में ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ये तो नहीं देना चाह रहा, जबरदस्ती इससे वसूली जा रही है, और अगर नहीं देगा तो इसका काम अटका रहेगा। भाई लोगों को तो सर्विस की डिलीवरी चाहिए। अगर कोई सरकारी सेवाएं उनके हित में सरकार ने लागू की हैं तो उससे संबंधित सर्विस की डिलीवरी उनको चाहिए ही। अब कई बार होता यह है कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो अफसर होते हैं या जो कर्मचारी होते हैं वो घूस मांगने लगते हैं। वो कहते हैं आपको ये बेनिफिट्स, ये लाभ तभी प्राप्त होंगे जब आप मुझको इतने इतने रुपए देंगे। तो अगर वो ना भी देना चाहे उसको देनी पड़ती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों समझिए, मान लीजिए कोई गरीब आदमी आता है, उसको अपने आप को BPL के तौर पे रजिस्टर कराना है सरकारी रिकॉर्ड्स में। तो ये अफसर उसको रिकॉर्ड जो वो काम कराने आया है उसको रजिस्टर करने से ही मना कर देगा, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा, उसका पंजीकरण नहीं होगा, और फिर ये बोलेगा भाई मेरे को इतने इतने रुपए चाहिए, तुम मेरे को दे दो, मैं फटाफट काम करा दूंगा। अब ये गरीब आदमी जिसको 2 वक्त के खाने के बारे में भी सोचना पड़ता है, आप सोचिए क्या वो कभी घूस देगा अपनी मर्जी से? या फिर क्या कोई भी व्यक्ति
अपनी मर्जी से घूस देगा, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। वो उस पैसे से जो यहाँ पे घूस में दे रहा है, अपने परिवार की भलाई कर सकता है, कुछ अपने लिए या अपने परिवार के लिए खरीद सकता है, अपने बच्चों को शिक्षा दे सकता है। तो पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। कोई अपनी मर्जी से घूस कहाँ देना चाहेगा? जब तक उसके पास अथाह पैसा नहीं हो, वो गरीब आदमी हो जिसको अगर खाने की बात करें तो खाने के लिए भी समस्याओं का सामना करना पड़ता हो, भोजन 2 वक्त का उसके पास उपलब्ध ना हो, तो वो घूस कहाँ से देगा? लेकिन क्योंकि ये सरकारी अफसर मांगेगा, और अगर ये नहीं देगा तो ये बीपीएल में रजिस्टर नहीं होगा, और अगर ये बीपीएल के अंतर्गत नहीं रजिस्टर हुआ तो सरकारी स्कीम्स के बहुत सारे जो लाभ बीपीएल को मिलते हैं इसको मिल नहीं पाएंगे। तो इसके लिए जीवन और कठिन हो जाएगा। तो भाई इसको अगर कुछ बेच के भी इसमें कराना पड़े रजिस्ट्रेशन, तो वो भी कराएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप एक इंट्रोडक्शन दे के शुरू कर सकते हैं। फिर दोस्तों आप बता सकते हैं कि ये घूसखोरी के साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम जुड़ी हुई हैं। भाई अगर ये ब्राइब का कल्चर बढ़ता रहा तो एक डिक्टेटरशिप जैसी हो जाएगी। डिक्टेटरशिप वो इस मायने में होगी कि सरकारी अफसर कहेगा तुम अगर मुझे घूस नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा काम ही नहीं करूंगा। तो भाई आपको उसकी बात माननी ही पड़ेगी। ये डिक्टेटरशिप जैसा माहौल बना दिया इसने। उसके अलावा जो भी गरीब आदमी है उसके शोषण का जरिया बनती है ये घूस। जितना ज़्यादा भ्रष्टाचार होगा, जितना करप्शन होगा, उतना ही इनका शोषण होगा, क्योंकि घूस में इनसे बहुत पैसे मांगे जाते हैं। तो इसीलिए ये और ज़्यादा गरीबी में गिरते चले जाते हैं, उसकी गर्द में पहुंच जाते हैं। कई बार हमने देखा है कई गाँव में सरकारी स्कीम के तहत बिजली का प्रावधान करना चाहिए, लेकिन जो वहाँ पे इंजीनियर्स हैं, जो बिजली से संबंध में कर्मचारी हैं, वो जनरेटर और अलग अलग चीज़ें रिलीज़ करने के लिए घूस का इंतज़ार करते हैं। जब तक घूस नहीं मिलेगी तब तक वो जो सुविधाएं सरकार ने मुहैया कराने को कहा है वो नहीं उनको देंगे, तो गांव में बिजली नहीं आएगी। तो गांव वालों को मिलके मजबूरन इनको घूस देनी पड़ती है। उसके अलावा दोस्तों ये घूसखोरी की जो प्रथा है, इससे जो भी वेल्दी ग्रुप है, जो आसानी से पैसे दे सकता है, जिसके पास अथाह पैसा है, उसको एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलने लगता है। यानी उसको प्रेफरेंस दी जाने लगती है कि भाई ये आदमी पैसा देने को तैयार है, ये आराम से पैसे दे देगा, तो क्यों ना पहले इसका काम करा दिया जाए। जो गरीब आदमी पैसा देने में समर्थ नहीं है उसका काम हम अटका के रखते हैं। इस प्रकार से भेदभाव है, जो डिस्क्रिमिनेशन है दोस्तों, वो भी बढ़ जाएंगे। उसके अलावा विश्वसनीयता को खतरा पहुंचेगा, ट्रस्ट वर्दीनेस खत्म होगी। तो ये सब समस्याएं जो हैं ये इसके साथ कहीं ना कहीं साथ में ही आती हैं। तो दोस्तों अब अगर आप बात करें कि क्या क्या प्रावधान होने चाहिए या क्या क्या प्रावधान हैं ऑलरेडी घूसखोरी से या फिर करप्शन से निपटने के लिए, तो दोस्तों उसमें आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का जिक्र कर सकते हैं, जिसमें घूस देने वाले को और लेने वाले दोनों को ही दोषी ठहराया जा सकता है। फिर आप इंडियन पीनल कोड 1860 की बात कर सकते हैं। उसमें भी अलग से प्रावधान है ब्राइबरी को लेके, कि भाई घूसखोरी को लेके उसमें भी प्रावधान किया गया है। जो भी घूस लेता हुआ पाया गया उसको दंडित करने का यहाँ प्रावधान है। तो दोस्तों इस प्रकार आप ये उत्तर पूरा अपना समाप्त कर सकते हैं। एंड में अगर कंक्लूजन की बात आए तो ये लिख के समाप्त करिए कि भाई एक जो पब्लिक ऑफिसर होता है, जो सरकारी कर्मचारी होता है, उसकी ड्यूटी, उसका दायित्व ये होता है कि वो जनता के कल्याण के लिए कार्य करे, ना कि जनता को परेशान करने के लिए या उसका शोषण करने के लिए। तो अगर उसको अपनी कर्तव्यों का सही से निर्वहन करना है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो भ्रष्टाचार और घूसखोरी से बहुत दूर रहे। अगर वो ऐसा करेगा तो जनता में भी उसका प्रभाव बढ़ेगा, उसकी विश्वसनीयता बढ़ेगी और उसके कार्य को भी सरकार में सराहा जाएगा, उनकी प्रशंसा की जाएगी। अब दोस्तों देखते हैं इसके आगे हमने उत्तर कैसे बनाया है। सबसे पहले मैं वही बता रहा हूँ, जैसे इसमें जो कथन दिया गया है, जो बयान दिया गया है, वो सिर्फ एक पहलू है, एक तरफा पिक्चर है। वो जो दूसरी पिक्चर है वो तो हमको अभी दिखाई नहीं गई। पहली पिक्चर कहती है अगर ब्राइब्स को देने वाले व्यक्ति जो उनको देते हैं वो उसको देना बंद कर दे तो करप्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। आमतौर पे सरकारी कर्मचारी जो है वो लोगों के काम में डीले करते हैं, उनकी फाइल्स पास नहीं करते, क्योंकि उनको ब्राइब चाहिए होती है। जब तक घूस नहीं मिलेगी आपका काम नहीं होगा। अब जो जनता है उसको तो भाई काम करवाना है, उसको बेनिफिट्स चाहिए, तो उसको मजबूरन ब्राइब देनी पड़ती है। ये दूसरी पिक्चर है इसकी, जो पहले दर्शाई ही नहीं गई स्टेटमेंट में। अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पे अगर गरीब व्यक्ति को किसी को बीपीएल श्रेणी में अपना पंजीकरण करवाना है और उसके लिए उसको घूस देनी पड़ रही है, तो भाई वो कुछ भी करके वो घूस देगा। भले ही उसके खुद के भोजन की संभावना कम हो जाए कि उसको रात का खाना मिलेगा, पर उसको वो घूस देगा, क्योंकि अगर वो घूस नहीं देगा तो बीपीएल के अंतर्गत जो जो लाभ मिलते हैं वो इसको मिल नहीं पाएंगे। अब कई लोग इस चीज़ को ऐसे डिफेंड करते हैं कि वो कहते हैं कि भाई ये तो सिस्टम का हिस्सा है, सिस्टम में करप्शन चल रहा है, हम भी सिस्टम का ही हिस्सा हैं तो हम भी उससे ही चल रहे हैं। उसके अलावा कई लोग कहते हैं कि इस प्रकार अगर हमारे पास पैसा आता रहेगा तो हम मोटिवेटेड रहते हैं कि हम अपने काम करते रहें, सरकारी सैलरी हमारी बहुत कम है तो उससे हमारा घर कैसे चले। तो इस प्रकार के तर्क दिए जाते हैं ऐसे ऑफिसर्स द्वारा अपने घूसखोरी को
या फिर भ्रष्टाचार को जस्टिफाई करने के लिए। लेकिन अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो आने वाले समय में ये चीज़ डिक्टेटरशिप में परिवर्तित हो जाएगी। ये तानाशाही का संकेत देता है। अगर आपने पैसा दिया तो आपका काम होगा, नहीं दिया तो नहीं होगा। तानाशाह जैसे सिर्फ हमारी ही मर्जी चलेगी क्योंकि कुर्सी पे हम बैठे हुए हैं। तो ये जो गरीब लोग हैं उनका शोषण करने में काम आता है। किसी का हार्ड अर्नड मनी ये इस प्रकार से खींच के ले जाता है। उसके अलावा इस प्रकार से क्या वेल्दी लोग जो होते हैं, जो समाज में आर्थिक तौर पर समृद्ध लोग हैं, उनको एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है, जिसकी वजह से देश में असमानता बढ़ती है, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता है, भेदभाव बढ़ता है। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो इसके दोनों पहलुओं पे बात करना ज़रूरी है कि भाई देने वाले भी अगर डिस्करेज होंगे और ब्राइब लेने वाले भी डिस्करेज होंगे तो ही हम करप्शन से निपट सकते हैं पूरी तरह। और ये चीज़ आपको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1986 में भी दिखती है, जहाँ पे घूस देना और घूस लेना दोनों को ही इलीगल माना गया है। अब बात यह है कि क्या लोग घूस देना बंद कर पाएंगे? तो इसका अगर हम आंसर देखें तो वो होगा कि नहीं कर पाएंगे। और वो इसलिए क्योंकि अगर कोई अर्जेंट काम हो, कोई नेसेसरी काम हो जो उनको करवाना ही हो और आसानी से वो काम हो नहीं रहा हो क्योंकि सिस्टम ही करप्ट है, तो भाई उनको घूस दे के अपना काम करवाना ही पड़ेगा। ऐसे में घूस की जो प्रथा है इसको रोकना बड़ा कठिन है। होना ये चाहिए कि भाई सरकार तो ज़्यादातर अपनी सर्विसेज जो है वो फ्री में बांटती है और कम से कम उन लोगों को तो सभी लाभ फ्री में दिए जाते हैं जो हमारे समाज के कमज़ोर वर्ग हैं। ज़रूरी है कि वो लाभ उन तक पहुँचे और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जो इसके कार्यान्वयन को देखते हैं। तो ऐसा स्टाफ, ऐसे गवर्नमेंट कर्मचारी अगर सही से अपना काम करने लगे, सही टाइम पे सभी काम करने लगे, अपने ड्यूटी के प्रति समर्पित हो जाएं, तो करप्शन काफ़ी हद तक कम हो सकता है। फिर दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे कहा गया है कि सिविल सर्वेंट के लिए कौन कौन सी फाउंडेशनल वैल्यूज ज़रूरी हैं, उसके बारे में ब्रीफ में चर्चा कीजिए। लोक सेवक के लिए आवश्यक बुनियादी मूल्य को संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों आप शुरुआत कर सकते हैं अलग अलग फाउंडेशनल वैल्यूज़ को लिख के, विभिन्न मूलभूत मूल्यों को लिख के आप अपने उत्तर की शुरुआत कर सकते हैं जो आपके अनुसार सिविल सेवकों के लिए आवश्यक होने चाहिए। फिर इनमें से कुछ मूल्य लीजिए और उनका विस्तार से वर्णन करें, क्योंकि आपको 200 शब्दों में ही इसका उत्तर समाप्त करना है, जिसमें भी हम लोग प्रयास करते हैं 180 शब्दों में ही पूरा उत्तर लिख पाएं। तो आप कुछ ही मूल्यों को लीजिए और उनको विस्तार से समझाइए। यहाँ पे आप किसी समिति की सिफारिश के बारे में लिख सकते हैं, जैसे कि नोलान समिति। ये आपके उत्तर को और ज़्यादा प्रासंगिक बना देगा। अब दोस्तों जब आप इसकी शुरुआत करें तो या तो आप इस प्रकार कर सकते हैं, आप कह सकते हैं जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनके पास बहुत डिस्क्रिशनरी पावर होती है, यानी उनके पास बहुत सारी विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं। तो ये तथ्य इस बात को ज़रूरी बनाता है कि सिविल सर्वेंट्स के अंदर कुछ बुनियादी, कुछ मूलभूत मूल्य रहने चाहिए, कुछ नैतिक सिद्धांत रहने चाहिए, तभी वो सही तरीके से अपनी ड्यूटी निभा पाएंगे। फिर दोस्तों आप यहाँ पे सीधे कोर वैल्यूज़ की बात करना शुरू कर सकते हैं। कोर वैल्यू में आप लिख सकते हैं सबसे पहले तो इंटेग्रिटी या फिर सत्यनिष्ठा। अब दोस्तों अगर किसी भी सिविल सर्वेंट में ये फाउंडेशनल वैल्यू होती है, ये वाला आधारभूत मूल्य होता है या बुनियादी मूल्य होता है, तो सबसे पहले तो वो किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से दूर रहेगा। फिर वो कभी फ्रॉड नहीं करेगा, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करेगा, वो ऐसे किसी भी कार्य में संलग्न नहीं होगा जो उसके मूल्यों के विरुद्ध हैं। वो कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेगा और जैसे मैंने बताया वो घूसखोरी या किसी भी प्रकार के करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा। इसीलिए इंटेग्रिटी बहुत ज़रूरी है। फिर दोस्तों दूसरा आप लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिविटी या फिर वस्तुनिष्ठा। अगर ये मूल्य किसी एक सिविल सर्वेंट में होते हैं तो ये उसको मदद करते हैं कोई भी डिसीजन को मेरिट के बेस पे लेने में। जो योग्य व्यक्ति है उसको वह आगे बढ़ाता है, साथ ही ये डिसीजंस वो रूल्स और रेगुलेशन के अनुसार लेता है। अब दोस्तों ये ऑब्जेक्टिविटी कोई व्यक्ति हासिल कैसे कर सकता है? भाई एक तो ट्रेनिंग होनी चाहिए इसकी प्रॉपर, जिसमें समझाना चाहिए किस प्रकार रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करके ही आपको निर्णय लेने चाहिए। उसके बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन के जरिए कोई व्यक्ति ऑब्जेक्टिविटी जान सकता है। अगर कोई व्यक्ति ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़ता है तो अपने आप ऑब्जेक्टिविटी उसके साथ आती है, क्योंकि वह पारदर्शिता से काम करेगा तो ये तो तय है कि वो किसी भी नेपोटिज्म में, भाई भतीजावाद में इंडल्ज नहीं होगा, क्योंकि उसको बाद में जनता को उत्तर देना है। ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे है, जनता सब देख सकती है। तो आप अगर ऑब्जेक्टिव के आधार पर निर्णय लेंगे, ऑब्जेक्टिविटी से निर्णय लेंगे, रूल्स के आधार पर निर्णय लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। फिर दोस्तों इसके अलावा इम्पार्शियलिटी एक मूलभूत सिद्धांत होना चाहिए या फिर मूल्य होना चाहिए। इम्पार्शियलिटी से हम समझते हैं निष्पक्षता, यानी आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं है, कोई बायसनेस नहीं है। यहाँ पे आप जो भी निर्णय ले रहे हैं वो मेरिट के आधार पर ले रहे हैं। उसके अलावा
आप किसी आइडियोलॉजी, किसी विचारधारा, भले ही राजनीतिक हो या धार्मिक हो, उसके प्रति झुके हुए नहीं है। आपके लिए सबसे पहले अपनी ड्यूटी है और उसको आप बिना किसी पक्षपात के निभा रहे हैं। किसी प्रकार के नेपोटिज्म में आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे आप चौथा लिख सकते हैं कमिटमेंट, यानी कि आप अपने ड्यूटी के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हैं। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आप पूरे समर्पण से कार्य कर रहे हैं। इससे होगा क्या, इससे आप अपने कार्य में एंथुजियास्टिक रहेंगे, आप में वो ज़ील बनी रहेगी अपना कार्य करने की। और अगर आप अच्छे से कार्य करते रहेंगे तो निश्चित ही तौर पे आप अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएंगे और साथ ही आप पब्लिक इंटरेस्ट को यहाँ पे अपहोल्ड कर पाएंगे, यानी जनता के लिए कार्य कर पाएंगे। फिर दोस्तों इसी प्रकार से आप और भी कई सारे लिख सकते हैं, जैसे कि कंपैशन लिख सकते हैं, यानी करुणा भाव आप में होना चाहिए, तभी आप दूसरे की पीड़ा समझ पाएंगे और उसके लिए बेहतर नीति का निर्माण कर पाएंगे। तो इस प्रकार से कई सारे आप यहाँ पे फाउंडेशनल वैल्यूज लिख सकते हैं। 3-4 ऐसे रखें जिनको आप विस्तार से एक्सप्लेन करें, बाकी आप एक पासिंग बाय रेफरेंस दे दें। अब देखिए दोस्तों हमने किस प्रकार से शुरू किया है। जैसे कि हमने सबसे पहले वैल्यूज़ को डिफाइन किया है और हमने कहा है कुछ न्यूनतम मानदंड के आधार पर सिविल सेवकों को या कर्मचारियों को कई चीज़ों को मूल्यांकन करना चाहिए। अब इसमें मूल्य की कैसे भागीदारी रहती है वो समझते हैं। पहले मूल्य होते क्या हैं? उपयोग इनका होता है वस्तुओं का मूल्यांकन करने के लिए। ये गोल ओरिएंटेड हो सकते हैं जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक। ये मीन्स ओरिएंटेड हो सकते हैं जैसे कि एम्पैथी, इंटेग्रिटी, डिसिप्लिन। क्योंकि दोस्तों सरकार के पास क्या कई सारे विवेकाधीन शक्तियाँ हैं, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सरकार या फिर कोई सिविल सर्वेंट अपने मूल्यों पर ही चले, अपने नैतिक सिद्धांतों का पालन करे, तभी वो सही से अपना कार्य कर पाएगा। वरना पावर जो है वो सबसे ज़्यादा करप्ट करती है। और इसमें दोस्तों आप एक ये भी चीज़ लिख सकते हैं कि किसी का ये कोट है कि पावर करप्ट्स लेकिन एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो जब आपके पास शक्ति आती जाती है, जब पावर बढ़ती जाती है, तो वो आपको करप्ट करना शुरू कर देती है, आपके आचरण भ्रष्ट होने लगते हैं। और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी विवेकाधीन शक्तियाँ हैं तो इसीलिए करप्शन की संभावना बहुत अधिक है। इससे हम बच सकते हैं अगर हम अपने अंदर कुछ कोर वैल्यूज़, कुछ मूल्य अपना लें। तो जैसे कि सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन या फिर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार कुछ मूल्य जो हमें अपनाने चाहिए वह है सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठा, निष्पक्षता, हमारी सार्वजनिक सेवा के लिए प्रतिबद्धता और कमज़ोर वर्ग के प्रति सहानुभूति रखना। फिर दोस्तों सबसे पहले हमने सत्यनिष्ठा या फिर इंटेग्रिटी की बात करी। इसमें क्या है, इसमें आपको नैतिक तौर पर मजबूत होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इंटेग्रिटी के साथ काम करता है, सत्यनिष्ठा वाला है, तो वो अपने सिद्धांतों के कभी विरुद्ध नहीं जाएगा, वो कभी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करेगा, वो हमेशा सच्चाई की राह पर चलेगा, वो कोई करप्शन या कोई भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व नहीं होगा, वो कोई भी ऐसे कार्य नहीं करेगा जो उसके मूल्यों को ठेस पहुंचाए। तो ये सब दोस्तों आप इंटेग्रिटी में लिख सकते हैं। अब ये हासिल कैसे की जा सकती है? ट्रेनिंग से, कोड ऑफ एथिक्स की स्थापना करने से। उसके अलावा अगर कोई एथिक्स संबंधित वायलेशन है तो उसको ट्रैक किया जाना चाहिए। पीयर और सोशल प्रेशर उस व्यक्ति पे पड़ना चाहिए कि भाई तुमने अपने नैतिक सिद्धांत के साथ क्यों खिलवाड़ किया। बार बार उनको टेस्ट किया जाना चाहिए, क्या वो रिश्वत ले लेते हैं या नहीं लेते। तो ये सब तरीके हैं जिनसे आप इंटेग्रिटी या सत्यनिष्ठा किसी भी अफसर में डेवलप करने का प्रयास कर सकते हैं। फिर चलते हैं ऑब्जेक्टिविटी की तरफ या फिर वस्तुनिष्ठा की तरफ। इसमें यह कहा गया है कि आप जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी आपके निर्णय होते हैं, वो रूल्स और पॉलिसीज़ के आधार पर ही होते हैं। और इसको कैसे मजबूत किया जा सकता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन से, राइट टू बी हर्ड से, कि भाई लोगों को जानकारी का अधिकार है, लोगों को सुने जाने का अधिकार है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके। और इन सब की मदद से जो आपका निर्णय लेने की शक्ति है उसमें आप वस्तुनिष्ठा या ऑब्जेक्टिविटी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। फिर दोस्तों इम्पार्शियलिटी को देखते हैं, यानी आप अपनी चॉइसेस में पूरी तरीके से इम्पार्शियल हैं, कोई पक्षपात नहीं है, कोई आपके लिए पूर्वाग्रह नहीं है, प्रिजुडिस नहीं है, किसी एक व्यक्ति के लिए आपका ज़्यादा झुकाव नहीं है, ना किसी बिजनेस के लिए, ना किसी संगठन के लिए। मतलब आप बिल्कुल भी किसी भी तरीके से पक्षपात नहीं करते हैं। तो इसीलिए आप फेयरली हमेशा हर व्यक्ति को ट्रीट करते हैं। तो इसका मतलब है अगर आप इम्पार्शियलिटी के तहत कोई भी निर्णय लेंगे तो पूरी तरीके से योग्यता पे ही बेस्ड होगा, मेरिट पे बेस्ड होगा। यहाँ पे नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म का जो स्कोप है वो खत्म हो जाता है। फिर दोस्तों यहाँ पे कमिटमेंट लिख सकते हैं। कमिटमेंट हमको मालूम है, आपकी ड्यूटी के प्रति आपका डेडिकेशन, आपका समर्पण। अगर आप इसके साथ काम करते हैं तो आप अपनी ड्यूटी के प्रति एंथुजियास्टिक रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। अब अगर इसका एक क्वालिटी की बात करें तो ये आपको आपके ड्यूटी के प्रति प्रतिबद्ध करती है। अगर आप इसी प्रकार से अपने सभी कार्य को करते रहेंगे पूरे डेडिकेशन के साथ, तो आप अपने ऑब्जेक्टिव भी अचीव कर पाएंगे। फिर दोस्तों अगर सिविल सर्वेंट के तौर पे बात करें या एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पे बात करें तो उसका सबसे बड़ा दायित्व है कि पब्लिक इंटरेस्ट को बनाए रखना, जनता के हित में कार्य करना।
अगर वह अपना कमिटमेंट से काम करता है तो वह सदैव जनता के हित में ही काम करेगा। भले ही कोई भी पार्टी पावर में हो, भले ही कोई भी उसके ऊपर दबाव बना रहा हो, लेकिन वो पूरी तरीके से जनता के हित में ही काम करेगा। और एक अकेले व्यक्ति के पास इतनी शक्ति होती है, इतनी क्षमता होती है कि वो लाखों के जीवन को बदल सकता है। फिर दोस्तों आप कंपैशन के बारे में लिख सकते हैं। ये करुणा है, इसमें मतलब दूसरों की पीड़ा आप समझ सकते हैं, उनके प्रति आप सहानुभूति रखते हैं। ये एक ऐसा गुण है जो अच्छे लोगों के पास आमतौर पर देखा जाता है। जिन लोगों का दिल साफ होता है उन लोगों के पास ये गुण देखा जाता है। इसमें होता क्या है, अगला व्यक्ति अगर आपको दुख में दिखेगा, पीड़ा में दिखेगा, तो आपको भी दुख होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, अगर कोई छोटा बच्चा है जो असमर्थ है और आप उसको रोता हुआ देख रहे हैं, तो उसके बारे में सोचते हुए आपको भी दुख होगा। इसी को कहते हैं हम लोग कंपैशन। ये एक सिविल सर्वेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको जनता से कनेक्ट करने में मदद करती है। आप एक बार कनेक्ट कर पाते हैं तो जनता की समस्याओं को आप बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। एक बार आपने उनकी समस्याओं को समझा तो बेहतर तरीके से उनको असिस्ट कर पाएंगे, बेहतर तरीके से आप नीति निर्माण में अपना योगदान दे पाएंगे, उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचा पाएंगे या फिर नीति निर्माताओं तक पहुंचा पाएंगे। और ये असल में हमको मनुष्य होने का आभास कराती है। अगर आप करुणा के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं, किसी को पीड़ा में देख के जो भी आपसे बन पड़ रहा है आप कर रहे हैं, तो आप मन से भी बहुत संतुष्ट और शांत रहेंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दोस्तों हमसे पूछा गया सोशल इन्फ्लुएंस या फिर परसुएशन किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है या मदद कर सकता है कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोकने में। इसको आपको डिस्कस करना है। या फिर सामाजिक प्रभाव और अनुनय भारत में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने में क्या योगदान दे सकता है या क्या योगदान उसने दिया है, इस बात की आपको विवेचना करनी है। तो दोस्तों इसको शुरू करते हुए, क्योंकि ये क्वेश्चन कोरोना वायरस से संबंधित है, तो आप कोरोना वायरस के बारे में बात करते हुए शुरू कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्योंकि ये बात करता है सोशल इन्फ्लुएंस की और परसुएशन की, तो अगली बात आप इन्हीं की कर सकते हैं कि भाई सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है, परसुएशन क्या होता है, इससे संबंधित क्या क्या टेक्निक्स हैं और उनको इम्प्लॉय करके या उनका इस्तेमाल करके कैसे हमने डेथ काउंट को कम किया है कोरोना वायरस में। फिर दोस्तों यहाँ पे आप उदाहरण दीजिए कुछ कैंपेन्स का, कुछ इनिशिएटिव्स का जो इसी के तहत यहाँ पे लिए गए थे। अब दोस्तों इसमें देखते हैं, देखिए कि उत्तर कैसे बनाया है। क्योंकि इसमें कोरोना वायरस के बारे में बात है, तो शुरुआत में आपने कुछ हद तक कोरोना वायरस के बारे में लिख दिया। जैसे कि आपने लिखा 2019 में कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ था, जिसके कारण बहुत लोग इससे प्रभावित हुए थे। एपिसेंटर इसका वुहान चाइना में था। 3 महीने के अंदर अंदर इतने केसेस आ चुके थे और इतनी ज़्यादा फेटिलिटीज़ हो चुकी थी और करीब 114 देशों में ये अपना प्रभाव डाल चुका था, जिसकी वजह से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको ग्लोबल पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया था। तो ये थोड़ा सा आपने इंट्रोडक्शन दे दिया कोविड-19 के बारे में। अब इसके संक्रमण को रोकने के लिए कई सारी चीज़ें, कई सारे उपाय, कई सारे मेजर्स लिए गए। जैसे कि यहाँ पे हमने हाथ धोने को और सैनिटाइज रखने को ज़्यादा ध्यान दिया। उसके अलावा फेस टू फेस कॉन्टैक्ट को कम करने का प्रयास किया। मास्क जब भी आप पब्लिक में निकलें लेके निकलें या फिर पहन के निकलें। उसके अलावा फिजिकल डिस्टेंस या सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने पे हमने फोकस किया। लेकिन दोस्तों ये सब हो कैसे पाया? ये हो पाया जब आप बिहेवियरल चेंज ला पाए लोगों में। ये हो पाया जब आप लोगों को परसुएड कर पाए कि भाई आपको ऐसा करना ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप खुद की जान को भी खतरे में डालेंगे और बाकी लोगों की जान को भी खतरे में डालेंगे। और दोस्तों जब हम परसुएशन को देखते हैं, ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये लोगों को इन्फ्लुएंस करने का एक जरिया है, एक माध्यम है, जहाँ पे एक कम्युनिकेटर या एक वक्ता अपनी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करने का पूरा प्रयास करता है। तो ये डिपेंड करता है ये जो कम्युनिकेट कर रहा है चीज़ें, इसने किस प्रकार की अपील की है और जो जनता उसको सुन रही है वो उसका कैसे रिस्पॉन्स देती है। इन ही 4 चीज़ों पर, इन 4 घटकों पर डिपेंड करता है कि परसुएशन सफल हुआ है या विफल हुआ है। और इसी प्रकार की होती है सोशल इन्फ्लुएंस, जो भी आपके व्यवहार को प्रभावित करने में अहम योगदान निभाती है। अब दोस्तों उस समय जो वायरस का ट्रांसमिशन चल रहा था बहुत तेज़ी से, वो एक देश से दूसरे देश में फैल रहा था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ बिहेवियरल चेंज लाना ज़रूरी थे, कुछ व्यवहारिक परिवर्तन पर हमको ध्यान देना ज़रूरी था। और ये संभव हो पाया अलग अलग सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को इस्तेमाल करते। आमतौर पर हो ये रहा था कि लोग र्यूमर्स यहाँ पे ज़्यादा फैला रहे थे और जो उनको करना चाहिए, जैसे कि हाथ धोते रहना चाहिए या फिर हेल्थ प्रमोटिंग जो हैबिट्स हैं उन पर कम ध्यान दे रहे थे। तो इसके लिए पब्लिक मैसेजेस का इस्तेमाल किया गया, जिसके लिए हेल्थ प्रमोटिंग नॉर्म्स का सहारा लिया गया था। और दोस्तों इस प्रकार के मैसेजेस का इस्तेमाल करके बिहेवियर में बदलाव लाने की कोशिश की गई थी। उसके अलावा दोस्तों एक और तरीका था जिसके तहत लोगों की बिहेवियर, उनके इन्फ्लुएंस
उनका इन्फ्लुएंस किया गया था बिहेवियर, और उसको हम लोग नजिस टर्म्स के अंडर कंसिडर करते हैं। यानी कि आप जिन चीज़ों में से चूज करेंगे वो चीज़ें ही चेंज कर दी गई, वो पूरा विकल्प ही बदल दिए गए जिनमें आपको चूज करना है। तो इस कंटेक्स्ट में आप डिसीजन लेंगे तो आपको 1, 2, 3 इन सब चीज़ों में से कुछ चूज करना है। तो अगर आपके पास विकल्प ही बदल दिए गए हैं तो ये स्वाभाविक सी बात है आप इनमें से ही चूज करेंगे। और एक बार आप इनमें से चूज करते हैं तो भाई अपने आप आपके व्यवहार में बदलाव आएगा, क्योंकि ये जो तीनों ही चॉइसेस हैं। तो दोस्तों ऐसी परिस्थिति में जब आपके पास विकल्प ही बदल दिए गए हैं तो आपकी चॉइसेस अपने आप बदल जाएंगी। उसके अलावा दोस्तों एक और तरीका हो सकता है परसुएशन का। आप ये दिखा दीजिए कि ज़्यादातर जनता ये मानती है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। अगर दोस्तों हमने इस प्रकार से लिख दिया तो लोग सोचते हैं भाई ज़्यादातर लोग ऐसा मानते हैं तो सच में ये ऐसा हो ही रहा होगा। अगर हमने लिखा ज़्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि अगर मास्क पहनते हैं तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं कोरोना वायरस कैच करने के, तो इससे क्या होगा, बाकी जो उसको पढ़ेंगे उन पे ऐसा इन्फ्लुएंस पड़ेगा कि जब ज़्यादा जनता ऐसा मानती है तो ऐसा एक्चुअल में होगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा है कि एक मैसेज जिसमें कोई परसुएशन करने की उसका उद्देश्य रखा गया हो तो उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि ज़्यादा मेजॉरिटी ये मानती है कि ज़्यादातर लोग या सब लोग घर पे रहें और ऐसा होगा तब कोरोना वायरस कैच करने का कम चांसेस हो जाते हैं। तो ऐसा पढ़ के जो भी इसको पढ़ेगा वो थोड़ा तो इन्फ्लुएंस होगा, और इन्फ्लुएंस होने के बाद वो कोशिश करेगा वो घर पे ही रहे। उसके अलावा दोस्तों कोई फोर्सफुल मेथड इस्तेमाल करने से बेहतर है कि हम लोग नजिस का इस्तेमाल करें, नॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करें। यानी आप कुछ नॉर्म्स जारी कर दीजिए कि भाई यहाँ पे आपको इस प्रकार से करना होगा, या फिर आप जो विकल्प हैं वही बदल दीजिए कि भाई या तो आप मास्क पहन लीजिए या फिर आप इतना चालान भर दीजिए। तो ऐसे अगर आप विकल्प ही बदल देंगे तो लोगों को अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा। उसके अलावा दोस्तों हमने एक चीज़ देखी थी कि अगर परसुएशन को आपको ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है तो इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि जो आपका सोर्स है वो क्रेडिबल हो। सोर्स की क्रेडिबिलिटी से मेरा मतलब है जो वक्ता है, जो ऑडियंस को एड्रेस कर रहा है, अगर वो क्रेडिबल हुआ, वो विश्वसनीय हुआ तो ज़्यादातर लोग उसकी बात मानेंगे। वहीं पे अगर कोई एक्टर किसी को लेंगे आप या फिर कोई ऐसे व्यक्ति को लेंगे जिस पे लोग भरोसा करते हैं तो भी ज़्यादातर लोग उससे इन्फ्लुएंस हो पाएंगे। इसमें हमने अभी कोविड के टाइम पे ये भी देखा था कि जब आप किसी को फ़ोन करते थे तो अमिताभ बच्चन की आवाज़ में एक रिंगटोन आती थी, इनफैक्ट कॉलर ट्यून आती थी, उसमें कहा जाता था कि भाई कोरोना ऐसे ऐसे फैल रहा है, आप ये करें तो आप कोरोना से बच पाएंगे। तो ऐसे अगर क्रेडिबल इंडिविजुअल्स को हम लोग इफेक्टिवली परसुएशन टेक्निक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम काफ़ी हद तक लोगों के व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं ऐसी किसी महामारी में। एग्जाम्पल के तौर पर इबोला में जब इबोला का आउटब्रेक हुआ था वेस्टर्न अफ्रीका में, तो जो वहाँ के रिलीजियस लीडर्स हैं, जो वहाँ के धार्मिक नेता हैं, उन्होंने हाथ धोने के लिए और सुरक्षित अंत्येष्टि के लिए एक अभियान चलाया था, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता इतनी थी कि तो लोगों ने उसको अच्छे से फॉलो किया, उसको प्रमोट किया, सब लोगों को आपस में सिखाया, उसकी जागरूकता बढ़ी। तो दोस्तों इससे हम सीखते हैं कि अगर आप रिलायबल सोर्सेज को यहाँ पे तैनात करते हैं, उनकी मदद लेते हैं परसुएशन टेक्निक्स के लिए, तो आप लोगों के व्यवहार को बदलने में मदद कर सकते हैं। साथ में पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या पब्लिक हेल्थ से संबंधित इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और लोगों को उनका पालन करने के लिए आप प्रेरित कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई इमोशनल मैसेज दिया गया हो, कम्युनिकेशन किया गया हो, कोई एडवर्टाइजमेंट किया गया हो जिसमें किसी बड़ी हस्ती को लिया गया हो, तो वो भी लोगों को काफ़ी इम्पैक्ट करती है, वो लोगों के व्यवहार को बदलने में मददगार साबित हो सकती है। इनफैक्ट पूरे परिवार के व्यवहार को वो बदल सकती है। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इमोशनल स्पीच दी थी कोविड के दौरान, जब उन्होंने कहा था कि सभी देशवासियों को घर पे रहना चाहिए, तो उनकी इमोशनल अपील का भी फायदा हुआ था। उसके अलावा पुलिस ऑफिसर्स को यमराज के रूप में देखा जा रहा था। इनफैक्ट ये देखा जा रहा था कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो पुलिस आपको पकड़ेगी, वो आपको दंडित करेगी। इस प्रकार के मेजर्स से भी लोग परसुएड हुए, उनके व्यवहार में बदलाव आया। तो दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ पे अपना उत्तर बना सकते हैं। इसके अलावा और भी आप कुछ टेक्निक्स लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था चाय के कप पे यहाँ पे जागरूकता के मैसेज लगाए गए थे, क्योंकि ये चाय एक ऐसी चीज़ है तो ज़्यादातर लोग पीना प्रेफर करते हैं, और इनफैक्ट लोअर तबके का आदमी तो आराम से किसी थड़ी पे बैठ के चाय पीता है। तो अगर वो ये चीज़ पढ़ेगा तो उसके पास जागरूकता संबंधी मैसेजेस पहुँचेंगे और वो इस पर अमल कर पाएगा, क्योंकि जो समृद्ध वर्ग है हमारे समाज का दोस्तों, उस तक तो मैसेज पहुंचाने के कई सारे तरीके हैं। आप टेलीविज़न पे दिखा दीजिए, आप मोबाइल पे सुना दीजिए, लेकिन जो नीचे के तबके का व्यक्ति है उस तक मैसेज पहुंचाने के तरीके थोड़े कम हैं। तो उसके लिए आप इस प्रकार की चीज़ें चला सकते हैं। आप पैम्पलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भी उदाहरण आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ। यहाँ पे केस स्टडी दी हुई है। केस स्टडी में कहा गया है, अगर आप मान लेते हैं एक लोक सेवक हैं जो प्रदेश में तैनात हैं, जहाँ अभी अभी चुनाव संपन्न हुए हैं,
नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री के चुनाव घोषणा पत्र में शराबबंदी प्रमुख वादा था। इस वादे को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में शराब की खरीद एवं बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। क्या सरकार को इस मामले में दखल देना चाहिए था, जो ज़्यादातर के द्वारा व्यक्तिगत पसंद या इच्छा का मामला माना जाता है? आपका पर्सनल मामला है वो, आपकी पर्सनल चॉइस है वो। क्या इस मामले में सरकार को दखल देना चाहिए था? जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर चुन के आए, तुरंत उन्होंने शराब पे पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी। तो आपको इसका तर्क संगत रूप में समीक्षा करनी है। दोस्तों, इसकी शुरुआत आप ये लिखते हुए कर सकते हैं कि भाई, माना डेमोक्रेसी में लोगों के अधिकार काफ़ी अच्छे होते हैं, लोगों का पार्टिसिपेशन अच्छा होता है और इस प्रकार से लोगों के जीवन में इंटरफेयर करना ठीक नहीं है, लेकिन इस तर्क के आधार पर जो सरकार ने किया है उसको गलत ठहराना सही नहीं है। भाई, सरकार का कर्तव्य होता है कि वो लोगों के वेलफेयर पे ध्यान दे, वो लोगों के कल्याण पे ध्यान दे। उसके अलावा सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति सुरक्षित रहे, हर व्यक्ति स्वस्थ रहे। उसका जो केंद्र बिंदु होता है वो होता है वेलबींग ऑफ पीपल। तो अगर यहाँ पे शराबबंदी को हम गलत मानते हैं तो फिर हम ये कैसे जस्टिफाई करेंगे कि जो भी एक्सपायर्ड मेडिसिन होती हैं या फिर अगर कोई एक्सपायर्ड फूड होता है तो सरकार उसके खरीद और बेच पे प्रतिबंध लगाए, वो ठीक है। लेकिन अगर शराब की खरीद और बिक्री पे प्रतिबंध लगा रही है तो वो गलत है। तो ये कुछ बैलेंस नहीं होता, क्योंकि ये जो सामान है ये भी आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाएंगे, शराब भी आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाएगी। तो दोनों को एक ही तराजू में रख के देखा जाए तो सरकार के ये एक्शन सही प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, कई बार सरकार का विरोध किया जाता है कि वो क्रिमिनल्स को बुरी तरह रखती है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है। कई सारे जो मानवाधिकार वाले एक्टिविस्ट होते हैं वो कहते हैं क्रिमिनल्स को भी जीने का अधिकार है। अब सरकार जो उनको सज़ा देना चाह रही है तो ये एक्टिविस्ट कोशिश करते हैं उनको सज़ा ना मिले इतनी ज़्यादा, उनको कम सज़ा मिले, और वो भी हमारे समाज के लिए खतरा है एक, क्योंकि उन्होंने वे आपराधिक गतिविधियों में लगातार इन्वॉल्व रहे हैं। तो सरकार अगर ये करे तो ये भी विवाद के घेरे में आता है। तो दोस्तों, ये सब देखते हुए हम कह सकते हैं कि भाई, जो सरकार के डिसीजन थे वो जनता के कल्याण के लिए हैं, सबकी वेलबींग के लिए हैं, तो उसको आप गलत नहीं ठहरा सकते। पर्सनल स्फेयर में हाँ माना एंटर नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर पर्सनल स्फेयर में एंटर करके किसी की भलाई होती है, जनता का कल्याण होता है, तो वो ठीक है। तो वही चीज़ दोस्तों हमने यहाँ पे लिखी है, देख लेते हैं एक बार। हमने लिखा है कि भाई, पर्सनल लाइफ एक व्यक्ति की जो होती है उसमें एंटर करके या फिर बिजनेस में एंटर करके अगर सरकार ने अल्कोहल की बिक्री पर और उसके खरीद पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं तो हम तो वो एथिकल एक्शन मानते हैं। भाई, माना कि डेमोक्रेसी में लोगों के जीवन में इंटरवीन करना, हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है सरकार का, लेकिन ये रीजनिंग यहाँ पे काम नहीं करती जब आप ज़्यादा करीब से इस मुद्दे को एग्जामिन करने का प्रयास करते हैं। देखिए, गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोगों के फ़ायदे के लिए, उनके बेनिफिट के लिए काम करे। लोगों की वेलबींग और उनके वेलफेयर को प्रमोट करना सरकार का एक मुख्य उद्देश्य होता है। अब वेलफेयर दोस्तों, हम उस चीज़ को गिनते हैं जो लोगों के जीवन को सुधार सके, और वहीं पे जो भी ऐसी चीज़ है जो लोगों के लिए खतरनाक हो सकती है, उनकी वेलबींग को कम कर सकती है, उसको हम लोग हतोत्साहित करने के ऊपर अपना ध्यान लगाते हैं। भले ही ये लोगों के फ्रीडम ऑफ चॉइस के साथ इंटरफेयर करे, लेकिन ऐसी परिस्थिति में लोगों को, सरकार को कंडेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार ओवरऑल तो यही देख रही है कि लोगों की वेलबींग को बेहतर किया जा सके, उसको संरक्षित, उसको सुरक्षित किया जा सके। आमतौर पर सरकार को कहते हैं कि भाई, आपने शराब की बिक्री पे प्रतिबंध लगा दिए, तो आप ये क्यों नहीं कहते हैं अगर जब कंटामिनेटेड फूड या फिर मेडिसिन की बिक्री पे प्रतिबंध लगते हैं, वो भी जब आपकी हेल्थ को नुकसान कर रहे हैं, शराब भी आपकी हेल्थ को नुकसान कर रही है, तो दोनों अलग अलग कैसे हुए? इस प्रकार का इसके अलावा सरकार ने स्टेप लेके जहाँ पे अल्कोहल को प्रोहिबिट किया है, उसने गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो किया है, यानी गांधीवादी सिद्धांतों को उसने फॉलो किया है। और गांधीवादी सिद्धांतों का अनुसरण करना किसी भी प्रकार से अनैतिक नहीं हो सकता। अब इतनी सारी बात करके हम सोचते हैं कि तो हर सरकार ऐसा क्यों नहीं करती, क्यों वो प्रोहिबिट नहीं करती, जबकि ये एथिकल भी है। तो दोस्तों, जो अल्कोहल है वो पहली बात तो स्टेट लेवल का मुद्दा है, ये स्टेट लिस्ट में पड़ता है। हमारे संविधान में जो 3 सूचियां बनी हैं उसमें से जो राज्य की सूची है उसमें ये मुद्दा पड़ता है, तो इसमें स्टेट की अहम भागीदारी चाहिए होती है। इसीलिए एक ओवरऑल अगर केंद्र बैन कर दे तो स्टेट को उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। और दूसरी बात, ये एक वैल्यूएबल रेवेन्यू का सोर्स भी है सरकार के लिए, इसीलिए वे अनिच्छुक होते हैं इस पर किसी भी प्रकार के ऐसे प्रतिबंध लगाने के लिए। और यहाँ पे सरकार का एक्शन जो सरकार ने लिया है वो पूरा एथिकल मालूम होता है हमको, और उसके लिए आपने कंपेयर करके बता दिया। कंटामिनेटेड फूड मतलब खराब जो
खाद्य सामग्री है या फिर जो खराब दवाएं हैं, अगर उन पर प्रतिबंध लगाना ठीक है तो अल्कोहल पर प्रतिबंध लगाना भी ठीक है। तो दोस्तों अपने आज के लेक्चर में हम यहीं तक के सवालों का डिस्कशन रखेंगे। आने वाले लेक्चर में इसके आगे के पेपर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरे लेक्चर में आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।